विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यपूर्ण दूरियां। अध्याय 3। राजा रुद्रनारायण। रॉय चौधरी, बंगाल का डायन जलाने वाला जमींदार। मंदारमणि के धूसर दलदली तट पर रेलवे स्टेशन से 15 मील दूर और मुख्य भूमि से केवल स्ट्राउड नामक एक संकरी सख्त सड़क से जुड़ा हुआ रहस्यमयी सोनारग्राम नामक गांव चारों ओर से अगम्य कीचड़ भरे मैदानों और धूसर सफेद दलदलों से घिरा हुआ था। इसका नाम उस धुंध की पट्टी से पड़ा था जो गर्मी और सर्दी हर मौसम में छोटे छोटे घाटियों में लटकी रहती थी, जो उस छोटे से पहाड़ी इलाके के चारों ओर थी जिस पर यह गांव बसा हुआ था। मंदारमणि के कई अन्य छोटे गांवों की तरह यह स्थान एक गांव से अधिक एक जागीर की तरह था। यहां केवल आधा दर्जन झोपड़ियां हो, एक डाकघर और राजमोहन रॉय चौधरी का घर था, जो सब मिलकर एक तरह से रॉय चौधरी विला के ही हिस्से थे, जो इस पूरी जागीर के मालिक का निवास था। पुराने समय में जब जमीन अधिक लाभकारी थी तो जागीरदार के लिए अपने कई नौकर चाकरों का भरण पोषण करना कोई कठिन कार्य नहीं था। और राजा रुद्रनारायण रॉय चौधरी के शासनकाल में हुई डायन जलाने की घटनाओं को छोड़कर, जिसमें यहां की लगभग 1/3 आबादी ने तंत्र मंत्र के नाम पर मृत्यु का सामना किया, यह स्थान हमेशा शांति और धीरे धीरे होती गिरावट की कहानी कहता आया था। राजा रुद्रनारायण रॉय चौधरी, बंगाल का डायन जलाने वाला जमींदार, 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच एक भयावह और शक्तिशाली जमींदार राज करता था, राजा रुद्रनारायण रॉय चौधरी। उनकी जागीर सोनारग्राम दूर दूर तक फैली हुई थी, जहां धान के खेतों की सुनहरी आभा और साल के पेड़ों की घनी छांव में जादू टोने और आत्माओं की कहानियां उतनी ही आम थीं जितनी हवा की सरसराहट। राजा रुद्रनारायण अपने लोगों के प्रति जितने संरक्षक थे उतने ही निर्दयी भी। उनके शासनकाल में बंगाल अकाल रहस्यमयी बीमारियों और अचानक होने वाली मौतों से जूझ रहा था। अंधविश्वासों में डूबे गांव के लोग मानते थे कि इसके पीछे डायने जिम्मेदार हैं, और राजा, जो पारंपरिक न्याय में विश्वास रखते थे, ने अपने क्षेत्र को इन कथित चुड़ैलों से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने छाया परी सभा, परछाई जलाने की सभा बनाई, जहां कथित डायनों का मुकदमा रात के अंधेरे में चलता। जिन महिलाओं पर जादू टोने का आरोप लगता, अक्सर वे विधवाएं, जड़ी बूटियों की जानकार या लोक चिकित्सा करने वाली होती। उन्हें सभा के सामने खींच लाया जाता। उनके भाग्य का फैसला क्रूर परीक्षाओं से होता। उन्हें जलते अंगारों पर चलाया जाता, नदी में डुबोया जाता या रात भर किसी पुराने पीपल के पेड़ से बांध दिया जाता। जो इन परीक्षाओं में असफल होती, उन्हें डायन घोषित कर दिया जाता और उन्हें अग्निशुद्धि के तहत जीवित जला दिया जाता। कहा जाता है कि उनके रंग महल, जो लाल पत्थरों से बना था, कि तहखानों में निर्दोष स्त्रियों की चीखें गूंजती थीं। गांव के चौराहे पर जलती चिताएं कई मील दूर से दिखाई देती थीं और सूर्यास्त के बाद यात्री सोनारग्राम जाने से डरते थे, यह मानकर कि वहां राजा के शापित शिकार भटकते हैं। परंतु राजा रुद्रनारायण की क्रूरता का अंत भी हुआ। एक भयंकर बरसात की रात सोनारग्राम पर भयानक तूफान आया। गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने बिजली की चमक में छायाओं को नाचते और अज्ञात भाषाओं में शाप देते देखा। अगली सुबह राजा अपने कक्ष में मृत पाए गए। उनका चेहरा भय से विकृत था और शरीर बर्फ सा ठंडा। कुछ का मानना था कि उन्हें उन्हीं डायनों ने श्राप दिया जिन्हें उन्होंने जलाया था, तो कुछ ने कहा कि यह देवताओं का प्रकोप था। आज भी सोनारग्राम राजबाड़ी के खंडहर सुनसान पड़े हैं, बेलों से ढके हुए और छायाओं से घिरे हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि तूफानी रातों में अब भी वहां किसी के रोने की आवाजें आती हैं और दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई लौ दिखाई देती है, जैसे कोई भूतिया चिता जल रही हो। यहां की परिवारों ने पीढ़ियों तक आपस में ही विवाह किए और अब वे लगभग उतने ही घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े थे जितना कि स्वयं रॉय चौधरी परिवार। वर्तमान जागीरदार राजमोहन रॉय चौधरी के पिता की मृत्यु के बाद उनका युवा पुत्र और पुत्री इस घर और बेकार हो चुकी भूमि के उत्तराधिकारी बने।
उनके पास इसे संभालने के लिए धन भी नहीं था और गांव के 20-30 लोग अब भी उन्हें अपने स्वाभाविक भरण पोषण के स्रोत के रूप में देखते थे। रॉय चौधरी विला, जो चारों ओर घने एल्म वृक्षों से घिरा हुआ था, अंधेरे में केवल एक दीपक की हल्की रोशनी अपने बड़े कैसमेंट खिड़कियों से बाहर भेज रहा था। यह लंबा, नीचा और कई गुट्ठेदार छतों वाला भवन था, संभवतः 1500 के आसपास निर्मित और तब से अब तक अच्छी तरह से संरक्षित। इसके झुके हुए छज्जों के नीचे गुलाब की बेलें फैली थीं और इसकी काली खिड़की की चौखटें उस सुंदर उभरी हुई प्लास्टरकारी को और भी प्रभावशाली बनाती थीं जो इसके चारों ओर फैली थी। अंदर पुस्तकालय में गहरे सजे धजे ओक लकड़ी से निर्मित पुस्तकालय के विशाल गहराई में धंसे चिमनी सीट वाले अग्निकुंड के पास जागीरदार और उसकी बहन रॉय चौधरी की मेजबानी कर रहे थे। राजमोहन रॉय चौधरी और उसकी जुड़वां बहन रुक्मणी रॉय चौधरी दोनों केवल 23 वर्ष के थे। उस प्राचीन कक्ष में, जिसकी साज सज्जा सदियों से अपरिवर्तित थी, वे दोनों अपनी अत्यंत आधुनिक छवि के साथ स्पष्ट रूप से अलग दिख रहे थे। राजमोहन रॉय चौधरी एक मजबूत कदकाठी वाला गोरा युवक था, जिसकी ठोस बनावट उसे उसकी उम्र से अधिक बड़ा दिखाती थी। उसका चेहरा चौकोर आकार का था, विशेष रूप से सुंदर तो नहीं, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद आकर्षक थी। रुक्मणी रॉय चौधरी में ग्रामीण लड़कियों के लिए असामान्य जीवंतता थी। वह अपने भाई जितनी लंबी थी और उसकी काया लगभग लड़कों जैसी। वह रॉय चौधरी परिवार में कई पीढ़ियों बाद जन्मी एक व्यवहारिक सोच रखने वाली लड़की थी। उनका मेहमान बिमल भट्टाचार्य, रहस्यमयी सोनार ग्राम का प्रधान पुरोहित, प्रसन्नता से उन दोनों की ओर देख रहा था। वह एक पतला वृद्ध व्यक्ति था, जिसकी चोंच जैसी नाक और गहरी काली चमकती आंखें अनगिनत झुर्रियों से घिरी थीं। उसकी लंबी रेशमी सफेद बालों की कटाई खुद रुक्मणी रॉय चौधरी ने की थी, जब वे उसकी कॉलर से नीचे लटकने लगते। उसने एक पुराना घिसा पिटा सूट पहना था, जिसके घुटनों और कुहनियों पर अलग अलग ऊनों से रफू किया गया था। उसकी गले में एक कंठी माला केवल एकमात्र निशानी थी जो उसे मठ से जोड़ती थी। उसका एकमात्र अभिमान उसकी विशाल रक्त पत्थर की मुद्रिका थी, जो उसकी गठी हुई पहली उंगली पर मंद रोशनी में चमकती थी। लगभग 50 वर्षों से उसने इस छोटे से द्वीपीय गांव में लोगों का जन्म, विवाह और अंतिम संस्कार कराया था। गांव इतना परंपरावादी था कि यहाँ के लोगों के लिए कानून केवल वैष्णव मठ में रखी गई जंजीरबद्ध गीता ही थी। कागज का वह टुकड़ा जिसे राजमोहन रॉय चौधरी ने हाथ में पकड़ा हुआ था। अब महाप्रभु बिमल भट्टाचार्य भी टेलीग्राम देख सकते हैं, रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा। ये पहला टेलीग्राम है जो रहस्यमयी सोनार ग्राम में आया है, जब से राजमोहन रॉय चौधरी ने आधा सोनार ग्राम रेस जीती थी। मुझे नहीं पता कि भैरवनाथ यहाँ कैसे पहुंचेगा। राजमोहन रॉय चौधरी, मंदारमणि की टैक्सियां रात में स्ट्राउड से आना पसंद नहीं करती। पुजारी ने टेलीग्राम को लिया और आग की रोशनी में उसे पढ़ा। सुनो बच्चों, अंकल ने घर छोड़ दिया। स्टॉप। जंगली घंटियाओं बजाओ। स्टॉप। फूल मत भेजना। स्टॉप। 9:30 पर पहुंच रहा हूं। स्टॉप। भोजन और उम्दा शराब की उम्मीद रखूं। स्टॉप। तुम्हारा आज्ञाकारी, अगर मैं भैरवनाथ को जरा भी जानता हूं, पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वह यहां झाड़ू पर उड़कर आएगा। रुक्मणी रॉय चौधरी ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें लगता है कि उसने सच में घर किराए पर दे दिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह हमें इतनी गंभीरता से लेगा। उम्मीद है कि हमें इसके बदले कुछ मिलेगा। कड्डी की तीसरी बेटी का बच्चा सितंबर में आने वाला है। एक और खर्च बढ़ गया। ये पुराने रीति रिवाज बजट पर काफी भारी पड़ते हैं। भगवान सबकी व्यवस्था करता है, पुजारी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। यह वाक्य गीता में तो नहीं मिलता, लेकिन मुझे भैरवनाथ पर पूरा भरोसा है। रुक्मणी रॉय चौधरी हंस पड़ी। बिमल भट्टाचार्य, भैरवनाथ एक संदिग्ध आदमी है और मठ के किसी सम्माननीय व्यक्ति की संगति के लायक नहीं है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी छोटी काली आंखें आग की रोशनी में चमक उठीं। मेरी बेटी, उसने कहा, बुराई से भी भलाई निकलती है। जब तक हमारा भाग्य चमक रहा है, हमें उसकी छाया में बैठने से परहेज नहीं करना चाहिए। फिर कुछ गंभीर होते हुए उसने जोड़ा, हालांकि हमारा प्रिय मित्र
भैरवनाथ मठ का सच्चा भक्त है। चाणक्य के समय में वह निश्चित रूप से एक प्रधान बन गया होता। उसके साथी केवल अपराधी नहीं है, हम ही को देख लो। राजमोहन रॉय चौधरी बीच में बोल पड़ा। ओह नहीं, उसने कहा, वह कोई ठग नहीं है, कम से कम पूरी तरह से नहीं। उसने सोचते हुए जोड़ा, वह कोई जासूस भी नहीं है। असल में वह एक तरह से यूनिवर्सल आंट जैसा है ना? आपकी रोमांचक यात्राएं मामूली शुल्क पर, मुझे भैरवनाथ पसंद है। राजमोहन रॉय चौधरी मुस्कुराया। मुझे पता है, उसने कहा। बिमल भट्टाचार्य, उसने भैरवनाथ के लिए अगले कमरे में एक स्कूल ट्रीट तैयार कर रखी है। एक दिन वह हमें वृद्धाश्रम में छोड़कर उसके साथ भाग जाएगी। रुक्मणी रॉय चौधरी ने हंसते हुए अपनी भूरी आंखों से दोनों को चालाकी से देखा। शायद, लेकिन भैरवनाथ का औरतों को लेकर अजीब रवैया है। उसने एक लंबी सांस ली। वैसे वह पूरी तरह से ही मजेदार आदमी है, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। बिमल भट्टाचार्य, क्या मैंने तुम्हें बताया कि पिछली बार जब मैं उसे मिला तो हम दोनों चित्तरंजन एवेन्यू पर टहल रहे थे? विधान सरणी से लेकर बीटन स्ट्रीट तक 5 लोग ऐसे मिले जो उसे जानते थे। एक ठकुराइन और 2 पुजारी भी शामिल थे। हर किसी ने उसे एक पुराने दोस्त की तरह अभिवादन किया और हर एक ने उसे एक अलग नाम से पुकारा। भगवान ही जाने वह यह सब कैसे करता है। भूतू सोना उसे देखकर खुश होगा, रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा और अपने गोद में बैठे चमकदार भूरे कुत्ते के सिर पर प्यार से थपकी दी। कुत्ते ने अपना नाम सुनते ही थोड़ा शर्माते हुए अपनी छोटी सी पूंछ उत्साह से हिलाई। राजमोहन रॉय चौधरी ने पुजारी की ओर देखा। भैरवनाथ ने कहा था कि उसने भूतू सोना को अपराधों के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बेकार की मेहनत साबित हुई, इसलिए उसने उसे हमें सौंप दिया। उसने कहा था कि शरीर तो तैयार था, लेकिन दिमाग कमजोर था। राजमोहन रॉय चौधरी अपनी पाइप जलाते हुए हंस पड़ा। मैं कभी नहीं भूल सकता जब हम IIT खड़गपुर में थे और आधी रात के बाद भैरवनाथ को दरबान को यह समझाते हुए सुना कि वह एक वेयरवुल्फ है जो रात की शिकार यात्रा पर निकला था, लेकिन रेलिंग के ऊपर कूदने से पहले ही अचानक वापस इंसान बन गया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर एल्म के पेड़ों के बीच मोटर हॉर्न की आवाज गूंज उठी। रुक्मणी रॉय चौधरी झट से खड़ी हो गई। वो आ गया, उसने कहा और खुद दरवाजा खोलने दौड़ पड़ी। बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे निकल पड़े। हल्की सरसराहट भरी रात में वे मुश्किल से एक छोटी 2 सीटर कार की परछाई देख पाए, जिसमें से एक पतली सी आकृति खड़ी होकर उनका स्वागत कर रही थी। वह कार के ऊपर खड़ा हो गया, एक हाथ उठाया और नाटकीय अंदाज में बोला, सूर्योदय आया। अगले ही पल वह उनके पास सीढ़ियों पर खड़ा था। अरे अरे मेरे छोटे बच्चों, तुम कितने बड़े हो गए हो, उसने कहा। ऐसा लगता है बिमल भट्टाचार्य, जैसे कल ही की बात हो जब तुम मेरे घुटनों पर बैठकर अपनी नन्ही नन्ही प्रार्थनाएं दोहरा रहे थे। वे उसे अंदर ले गए। जैसे ही वह नीची छत वाले भोजन कक्ष में खाने बैठा, वे सब उसके चारों ओर बच्चों की तरह इकट्ठा हो गए। भूतू सोना, जिसे पहली बार एहसास हुआ कि यह वही शख्स था, अकेले ही एक हल्का सा कुत्तों वाला द्वारा पड़ने जैसा करने लगा और फिर वह भी बाकी लोगों के पास आ गया। घर को किराए पर देने के विषय को सभी ने चुपचाप तब तक टाल दिया जब तक कि मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी खुद इसका जिक्र न करें, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। वे बस इधर उधर की ढेरों बातें करते रहे। जब वे फिर से पुस्तकालय की आग के पास आ बैठे, तब जाकर यह विषय सामने आया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी राजमोहन रॉय चौधरी और रुक्मणी रॉय चौधरी के बीच बैठे थे। आग की रोशनी उनके चश्मों पर पड़ रही थी, जिससे उनकी आंखें छिपी हुई लग रही थीं। राजमोहन रॉय चौधरी संतोष से अपनी पाइप पी रहा था। रुक्मणी रॉय चौधरी अपने नए मेहमान के पास सिमटकर बैठी थी और भूतू सोना उसकी गोद में। पुराना पुजारी अपने कोने में वापस बैठा था। आग की रोशनी उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह रेमब्रांड की किसी उत्कृष्ट कृति जैसा दिख रहा था। तभी मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने गंभीर स्वर में कहा, अब इस एस्टेट एजेंसी के मामले पर आते हैं। मेरे पास तुम बच्चों के लिए एक प्रस्ताव है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो,
उसने कहा। तुम सोच रहे हो कि धीमी संगीत धुन कहाँ फिट होती है। बात यह है, हुआ यूं कि मुझे एक अलग थलग देशी घर की जरूरत थी जहां मैं अपना एक खास तेज तर्रार काम निपटा सकूं। ठीक उसी वक्त तुमने घोषणा की कि तुम्हें अपना पुश्तैनी घर किराए पर देना पड़ेगा। मुझे लगा कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से अच्छी तरह मेल खाती हैं। राजमोहन रॉय चौधरी, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। रुक्मणी रॉय चौधरी, क्या तुम कुछ समय के लिए अपनी किसी मौसी फूफी के यहां रह सकती हो? बस 2 हफ्ते के लिए, जब तक मुझे हालात का सही अंदाजा न हो जाए। लड़की ने अपनी भूरी आंखों में हल्की हैरानी के साथ उसे देखा। सच में? उसने कहा। वह सिर हिलाकर बोला, दुनिया की सबसे गंभीर चीज। रुक्मणी रॉय चौधरी कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठ गई। तुम्हें समझाना पड़ेगा, उसने कहा। मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने रुक्मणी रॉय चौधरी का हाथ अत्यधिक गंभीरता से थामा। स्त्री, उसने कहा, यह पुरुषों का काम है। तुम अपनी नन्ही सी चोंच इसमें मत घुसाओ। फिर संजीदगी से बोला, सुन लो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरी प्रिय। अगर तुम इतना बकवास करना बंद कर दो, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा, तो हमें असली बातें बताओ। तुम इतने ज्यादा गंभीर हो रहे हो कि पहली बार तुम दिलचस्प लगने लगे हो। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी उठकर कमरे में टहलने लगा। उसके जूते चमकदार ओक की फर्श पर तेज आवाज कर रहे थे। अचानक उसने कहा, अब जब मैं यहां आ गया हूं और तुम सबको अपने इस पुश्तैनी घोंसले में आराम से बसे देख रहा हूं, तो मुझे थोड़ा अपराध बोध हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जब कर ही दिया है तो सच बोल देना ही बेहतर रहेगा। बाकियों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्योंकि इस तरह की भावुकता उससे अप्रत्याशित थी। सुनो, उसने कहा कुर्सी पर बैठते हुए, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम अखबार पढ़ते हो, है ना? सबने सिर हिलाया। अच्छा, तो क्या तुमने जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य के बारे में सुना है? वही बूढ़े सज्जन जिनको मारने की कोशिश हो रही है? राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। हां, तुम जानते हो, मैंने तुम्हें आज सुबह ही यह खबर दिखाई थी। बिमल भट्टाचार्य। क्या तुम इस मामले में शामिल हो, भैरवनाथ? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने गंभीरता से सिर हिलाया। पूरी तरह, उसने कहा, फिर जल्दी से जोड़ा, बिल्कुल सही पक्ष पर। जाहिर है तुम इस मामले की मोटी जानकारी तो रखते ही हो, है ना? उसने आगे कहा। बूढ़े जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने अमेरिका में एक तूफान खड़ा कर दिया है और यह साफ है कि वे लोग अब उसका पीछा करते हुए यहां आ गए हैं। उसने राजमोहन रॉय चौधरी की ओर एक तेज नजर डाली। लेकिन वे उसे मारने नहीं आए हैं, अभी नहीं। वे बस उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही कठिन आदमी को चुना है। असल में, उसने अफसोस जताते हुए कहा, अगर वह इतना कठोर न होता तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं उसके बेटे परमव्रता भट्टाचार्य के लिए काम कर रहा हूं, एक बहुत ही अच्छा इंसान। राजमोहन रॉय चौधरी, तुम्हें वह पसंद आएगा। वह रुका और उनकी तरफ देखा। अब तक सब समझ आ रहा है? सबने सिर हिलाया। बूढ़े जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य को किसी भी तरह की पुलिस सुरक्षा पसंद नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। पहले तो मुझे लगा कि वह हमें पूरी तरह डुबो देगा, लेकिन फिर संयोग से मुझे उसकी एक खास आदत का पता चला। उसे लोक कथाओं और पुराने भारतीय रीति रिवाजों का जबरदस्त शौक है। परमव्रता भट्टाचार्य ने मुझे उससे एक ग्रामीण भारतीय गाइड के रूप में मिलवाया। कहा कि उसने मुझे जहाज में आते हुए मिला था, जो कि सच भी है। वैसे भी मैंने उसे यह घर किराए पर दे दिया। इस घर के साथ लॉर्ड ऑफ द मैनर की उपाधि भी मिलती है ना? राजमोहन रॉय चौधरी ने सिर उठाया। कुछ तो ऐसा ही है ना, बिमल भट्टाचार्य? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हां, मठ में इस बारे में एक दस्तावेज भी है, उसने कहा। हालांकि आज के दौर में इसका कोई खास मतलब नहीं है। बूढ़े जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य को यह पसंद आया, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। इससे जगह को एक मध्ययुगीन एहसास मिलता है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि बूढ़े ने यह घर तुमसे 14 पाउंड प्रति हफ्ते में किराए पर ले लिया है
और अगर उसे वह सब पता होता जो मुझे पता है तो उसे समझ आता कि यह सौदा उसके लिए बहुत सस्ता पड़ा। राजमोहन रॉय चौधरी सीधा बैठ गया। तुम्हें मुसीबत की उम्मीद है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि हम इससे बच सकते हैं, उसने कहा। देखो, उसने जल्दी से कहा, मुझे बूढ़े आदमी को शहर से हटाकर यहां लाना था, क्योंकि ऐसी जगहों पर अगर कोई अजनबी इधर उधर घूमेगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। राजमोहन रॉय चौधरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राजमोहन रॉय चौधरी मुस्कुराया। मैं तैयार हूं, उसने कहा। अब यहां कुछ रोमांचक होने का वक्त आ गया है। और मैं भी इसमें शामिल हूं, रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा, और उसकी जिद्दी मुस्कान धीरे धीरे उसके होठों के कोनों पर उभर आई। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। माफ करना रुक्मणी रॉय चौधरी, उसने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं कि तुम खुद को किस मुसीबत में डाल रही हो। मैं खुद बस एक जोश में आकर इसमें कूद पड़ा था। रुक्मणी रॉय चौधरी ने नाक सिकोड़ ली। मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य की एक बेटी भी है ना? अगर वह इसमें शामिल हो सकती है तो मैं भी रहूंगी। इसके अलावा तुम 3 बेवकूफ मेरे बिना क्या करोगे? हम विधवा कुंज में चले जाएंगे। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने पुजारी की ओर देखा। अपना प्रभाव डालो बिमल भट्टाचार्य, उसने कहा। उसे समझाओ कि यह बहुत गंभीर मामला है, नाजुक दिल वालों के लिए नहीं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। कवि के शब्दों में कहूं तो मैं तो तटस्थ ही रहूंगा, उसने कहा। व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा उसकी बात मानता हूं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी झेंप गया। तुम मुझे बहुत मुश्किल में डाल रही हो, उसने कहा। अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि मैं तुम्हें इसमें खींच रहा हूं, रुक्मणी रॉय चौधरी, तो मैं यह कभी नहीं करता। लड़की ने अपना हाथ उसके घुटने पर रखा। बेवकूफ मत बनो, उसने कहा। तुम्हारी ये मूर्खता भरी बातें मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं आखिरी दम तक। तुम जानते हो ये बात। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी लगभग शर्मिंदा सा हो गया और कुछ देर तक चुप ही रहा। पुजारी ने उसे फिर से असली मुद्दे पर खींचा। चलो अब जरा स्पष्ट रूप से बात करें, उसने कहा। कोई शक नहीं कि तुम्हारे अपने कुछ गहरे राज होंगे भैरवनाथ, लेकिन हमें करना क्या है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने प्लान की जानकारी देना शुरू किया। सबसे पहले उसने कहा, हमें बूढ़े साहब को यहीं रखना होगा, और इसका मतलब है कि हमें उसे यहां दिलचस्पी बनाए रखनी होगी। बिमल भट्टाचार्य, मैं तुम्हारे भरोसे हूं कि तुम उसे पुरातत्व और इस तरह की चीजों में व्यस्त रखोगे। गांव के पुराने खजाने दिखाओ, डायन जलाने के अवशेष निकालो और पुरानी कैदियों की लकड़ी की बेड़ियां साफ करके रखो। उसे यह सब पसंद आएगा। और फिर ड्राइंग रूम में जो संदिग्ध रोमनी पेंटिंग है उस पर उसकी राय लो। वह एक प्यारा बूढ़ा इंसान है, लेकिन जिद्दी भी बहुत है। वह रुका, फिर आगे बोला, असल में उसे जो सबसे ज्यादा रुचिकर लगता है वह है लोक कथाएं और अंधविश्वास। क्या गांव में कोई ऐसा आदमी है जो पुराने जमाने की बातें, कहावतें या पुराने गीत जानता हो? राजमोहन रॉय चौधरी ने सिर उठाया। बहुत सारे हैं, उसने कहा। रुक्मणी रॉय चौधरी, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैंने भोलानाथ से आज सुबह घर के पीछे के मैदान में वह सूखा कांटेदार पेड़ काटने को कहा था? जब दोपहर में मैं वहां से गुजरा तो वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। कैसा चल रहा है भोलानाथ? मैंने पूछा। बहुत बढ़िया, मास्टर राजमोहन रॉय चौधरी, उसने कहा। मैं इसे उतनी जल्दी काट सकता हूं जितनी देर में यह उगा था। जब मैंने कहा मुझे तो उम्मीद भी थी, तो वह बुरी तरह नाराज हो गया। हम उसे असली पुरानी कहावतों का झांता बताकर पेश कर सकते हैं। बस यही चाहिए। भैरवनाथ मुखर्जी सहमत हुआ। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, ध्यान से चलना। बूढ़ा आदमी कोई मूर्ख नहीं है, यह सब उसकी रुचि का विषय है। तुम हैरान रह जाओगे कि औसत अमेरिकी भारत के बारे में हमसे ज्यादा जानता है। बिमल भट्टाचार्य ने हल्की खांसी की। यहां एक सच्चे पुरातत्व प्रेमी के लिए पर्याप्त चीजें हैं, उसने कहा। लेकिन वह कितने समय तक रहेगा? उसकी यात्रा अनिश्चितकालीन है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी अचानक टाल मटोल करने लगा। मुझे नहीं पता,
उसने कहा, मैंने इस जगह की खूब तारीफ की है, लेकिन हो सकता है कि वह बस एक निगाह डालकर वापस चला जाए और फिर भैरवनाथ के 4 पैसे प्रति घंटा की कमाई और बूढ़े उत्पल भट्टाचार्य की प्यारी जिंदगी दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगी। ओह, मैंने बताया नहीं, वह परसों आ रहा है। रुक्मणी रॉय चौधरी, तुम तब तक तैयार हो जाओगी? लड़की ने लंबी सांस भरी। मुश्किल से उसने कहा, विधवा कूंज में थोड़ा अस्थायी इंतजाम करना पड़ेगा। वे लोग आधी रात के बाद तक बैठकर अपनी योजना पर चर्चा करते रहे। अंततः बूढ़ा पुजारी अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठा। रुक्मणी रॉय चौधरी, मैं अपना तूफानी लालटेन ले लूंगा, उसने कहा। तुम सबको अब सो जाना चाहिए अगर कल सही सलामत शिफ्ट होना है। लड़की तूफानी लालटेन लेने चली गई और वे सब उसे जाते हुए देखते रहे। अंधेरे में वह अकेली लंबी सी आकृति लग रही थी। उसके सफेद बाल खुले हुए थे और उसकी लालटेन हवा में झूल रही थी जैसे कोई रहस्यमयी रोशनी। जब वे वापस छायादार हॉल में आए, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मुस्कुराया। प्यारे पुराने बिमल भट्टाचार्य, उसने कहा, तुम उसे तब से जानती हो जब तुम गोदी में रोते और उबकाई लेते रहते थे, है ना? रुक्मणी रॉय चौधरी ने जवाब दिया। हां, उसने कहा, लेकिन अब वह बूढ़ा हो रहा है। निर्मला, जो उसकी देखभाल करती है, कहती है कि वह इन दिनों एक रूसी जैसा व्यवहार करता है, जैसे कोई घोंसले में बैठी बेचैन मुर्गी, उसने कहा। वह तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना लगता है, भैरवनाथ ने मजाक किया। हमें उसे असली बिमल भट्टाचार्य बताकर पेश करना चाहिए, मानो बारिश में सीधे स्वर्ग से उतर आया हो। सो जाओ, रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा। मशीन को भी आराम चाहिए। ऊपर फूलों वाले पर्दों वाले कमरे में ओक की फर्श हल्की सी झुकी हुई थी। ठंडी हवा में लैवेंडर, साबुन और मधुमक्खियों के छत्ते की हल्की सुगंध थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी तुरंत बिस्तर में नहीं गया। वह कुछ देर तक खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकता रहा। आखिरकार उसने अपनी जेब से एक पुरानी घिसी पिटी नोटबुक निकाली और उसमें पुजारी बी लिखा। कुछ देर तक वह उसे गंभीरता से देखता रहा, फिर धीरे धीरे एक प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ दिया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।